हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्मोन्स की डेफिनेशन, टाइप्स एज वेल एज किस रिसेप्टर के थ्रू वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं, किस रिसेप्टर के थ्रू वो अपने मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, इस चीज को समझा था। आज हम समझने वाले हैं स्पेसिफिकली थायराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स किस तरीके से आपकी सेल में अपना एक्शन शो करते हैं। इट मींस मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन फॉर द थायराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि आपके स्टेरॉइड एंड आइडोथायरोनिन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्योंकि इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो इनके रिसेप्टर डायरेक्टली आपके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं। यानी कि इनके रिसेप्टर या तो आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर पाए जा सकते हैं। इट मीन्स ये जब भी अपना एक्शन शो करते हैं तो अपने रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं, जो रिसेप्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं। और सेल के अंदर जब ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, दे एग्जीक्यूट देयर फंक्शंस बाय एक्टिंग ऑन जीन्स इन टारगेट सेल। यानी कि ये अपने एक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, टारगेट सेल्स के जीन्स पर एक्ट करके। सो लेट्स स्टार्ट द सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, let's understand this concept with the help of diagrammatical representation. As you all know students, यहाँ पर हम mechanism of hormone action पढ़ रहे हैं स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन्स के लिए। तो जो स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन्स है, जब भी वो अपनी स्पेसिफिक ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं तो वो ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, जबकि आपके ब्लड में मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर ऑक्यूपाई करके रखता है। अब क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से ये आपके ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपके ब्लड के थ्रू इन्हें अगर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करता है, और ये हार्मोन को अपने साथ बाइंड करके आपकी बॉडी की टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम करता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द ब्लड वेसल एंड दिस इज योर हार्मोन। हार्मोन जब भी आपकी ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करेगा तो सबसे पहले वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, उसके बाद वो पूरे के पूरे सर्कुलेशन में आगे जाकर ट्रैवल कर पाता है। अब जब ये हार्मोन अपनी स्पेसिफिक टारगेट सेल तक पहुंच जाता है तो उस समय आपकी ब्लड कैपिलरी से ये हार्मोन निकलकर सबसे पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, और इंटरस्टिशियल स्पेस से क्योंकि ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है तो ये आपकी सेल के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन ऐसे मॉलिक्यूल की एंट्री को नहीं रोकती है जो लिपिड में सॉल्युबल हो, और क्योंकि ये हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल और लाइपोफिलिक नेचर के हैं तो इन हार्मोन्स की एंट्री को आपकी सेल मेम्ब्रेन नहीं रोकती है। दैट इज व्हाई दीज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स डिफ्यूजेस डायरेक्टली इनटू द सेल। अब ये जो हार्मोन है ये एंटर कर चुका है सेल के साइटोप्लाज्म में। अब क्योंकि ये सेल उस हार्मोन के लिए स्पेसिफिक टारगेट सेल है, तो इस हार्मोन के लिए इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं रिसेप्टर जरूर होंगे। अगर ये आपका ऐसा हार्मोन है जिसके लिए रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं तो उस सिचुएशन में ये हार्मोन रिसेप्टर से साइटोप्लाज्म में बाइंड करेगा। लेकिन अगर इस हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे होंगे, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो उस सिचुएशन में ये जो आपको हार्मोन है सबसे पहले न्यूक्लियस में एंट्री करता है और रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड होकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। एज यू कैन सी, एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स अल्टर जीन्स एक्सप्रेशन। अब ऐसे ही ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना, इसकी वजह से आपकी सेल के अंदर का जो जीन एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया। यानी कि
अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली आपके डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर बाइंड कर जाता है और जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करता है, यानी कि इस डीएनए के कुछ जीन्स को ऑन कर देता है और कुछ जीन्स को ऑफ कर देता है। अब इस एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स ने डीएनए के जिस जीन को ऑन किया है उस जीन से अब बनेगा एमआरएनए। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि डीएनए आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक स्टोरेज हाउस होता है, लेकिन ये हाउस केवल और केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है या फिर जीन्स को स्टोर करके रख सकता है। उस जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब क्योंकि यहाँ पर कोई जीन एक्टिवेट हुआ है तो उस जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन रही होगी उसके एक्सप्रेशन के लिए डीएनए अपने आप को एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो खुद को एक्सप्रेस कर सके। यानी कि डीएनए का जो स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट या ऑन किया गया होगा इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के द्वारा, उसके इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करवाने के लिए डीएनए बनाता है एमआरएनए को, विच इज मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है और उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस भी कर सकता है। नाउ जिस प्रोसेस के थ्रू आपके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन थी वो एमआरएनए में पास हुई है, या आप ये भी कह सकते हो जिस प्रोसेस के थ्रू डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्जन हुआ, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांस का मतलब होता है चेंज, स्क्रिप्शन का मतलब होता है इन द स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट में चेंज हुआ है। अगर आप देखो डीएनए और एमआरएनए दोनों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो किस लैंग्वेज में होती है? न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज में। दोनों की लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन दोनों की स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज है। डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड स्क्रिप्ट है दैट इज ATGC, जबकि एमआरएनए की होती है AUCG, क्योंकि यहां पर डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्जन के दौरान इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी इंफॉर्मेशन की वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि हॉर्मोन्स ने जिस जीन को एक्टिवेट किया था, जिस इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, वो इंफॉर्मेशन अब किसके पास है? एमआरएनए के पास है। अब ये एमआरएनए आपके न्यूक्लियस से निकलकर कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब ये एमआरएनए क्या करेगा? साइटोसोल में एंटर करने के बाद राइबोसोम्स पर जाकर उन्हें गाइड करेगा कि कौन से न्यू स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस करना है या किस नए एंजाइम का फॉर्मेशन करना है जो पूरी की पूरी टारगेट सेल के फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है। As you can see, I had written newly formed mRNA directs the synthesis of specific protein on ribosome, यानी कि जो आपका ये नया mRNA बना है ये साइटोसोल में एंटर करने के बाद राइबोसोम्स के साथ जाकर बाइंड हो जाता है। अब राइबोसोम्स इस mRNA के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसे रीड करना स्टार्ट करते हैं और उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बना देते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या होता है? दे आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि इनका काम होता है कि ये प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करें mRNA के मैसेज को रीड करके। और स्टूडेंट, ये वही स्पेसिफिक प्रोटीन है जो हार्मोन बनवाना चाहता था, जिसके लिए हार्मोन के पास इंफॉर्मेशन थी। अब यही हार्मोन पूरी की पूरी सेल की एक्टिविटी को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका कोई थायराइड हार्मोन होता तो वो ब्लड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ट्रैवल करके जब अपनी स्पेसिफिक टारगेट सेल तक पहुंचता तो सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डायरेक्टली वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को वो इजीली क्रॉस कर सकता है, बिकॉज दैट इज लाइपोफिलिक हार्मोन। उसके बाद क्योंकि थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो थायराइड हार्मोन डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर एंट्री ले लेता है। अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो डीएनए के एक स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करता है, जिस जीन से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफर हो जाती है। ये एमआरएनए प्रोटीन्स
को बनाने के लिए राइबोसोम्स के साथ जाकर जुड़ जाता है इन दी साइटोप्लाज्म और उस प्रोटीन को बनाता है या उस एंजाइम को बनाता है जिसके लिए इस हार्मोन के पास इंफॉर्मेशन थी। अब थायराइड हार्मोन्स के पास इंफॉर्मेशन थी ऐसे प्रोटीन्स को बनाने की जो प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं और कुछ ऐसे एंजाइम जो स्पेसिफिक रिएक्शंस को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि ओवरऑल आपके थायराइड हार्मोन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने की। तो रिजल्ट क्या हुआ? सेल शो करता है रिस्पॉन्स टिपिकल टू दैट हार्मोन, मतलब हार्मोन ने अपना काम कर दिया बाय चेंजिंग जीन इनसाइड द सेल। बाय नाउ थ्योरेटिकली अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, सो अ फ्री लिपिड सॉल्युबल हार्मोन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन था ये आपके ब्लड के थ्रू डिफ्यूज होने लगता है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये आपका जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है ये लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सेकंड, इफ द सेल इज टारगेट सेल, अगर आपकी सेल टारगेट सेल हुई, द हार्मोन बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट्स रिसेप्टर लोकेटेड विद इन द साइटोसोल और न्यूक्लियस। तो हार्मोन साइटोसोल या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा और उसे एक्टिवेट कर देगा। नाउ एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स देन अल्टर्स जीन एक्सप्रेशन, यानी कि अब ये जो एक्टिवेटेड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर देता है, यानी कि इट टर्न्स स्पेसिफिक जीन्स ऑफ न्यूक्लियर डीएनए ऑन और ऑफ, यानी कि ये डीएनए के साथ जाकर बाइंड करने के बाद डीएनए के कुछ जीन्स को ऑन कर देता है और कुछ को ऑफ कर देता है। एज डीएनए ट्रांसक्राइब्ड न्यू एमआरएनए फॉर्म्स। अब डीएनए का जो स्पेसिफिक जीन ऑन किया गया है वो जीन डीएनए के थ्रू एमआरएनए में ट्रांसक्राइब्ड होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, लीव्स द न्यूक्लियस एंड एंटर्स इन द साइटोसोल। अब ये जो न्यू एमआरएनए बनेगा ये न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में एंटर करता है या साइटोसोल में एंट्री लेता है। देयर इट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ अ न्यू प्रोटीन ऑफन एन एंजाइम ऑन द राइबोसोम। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये एमआरएनए राइबोसोम्स को इंफॉर्मेशन देता है जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। अब साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स इस एमआरएनए के साथ बाइंड होकर एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को रीड करके स्पेसिफिक प्रोटीन्स या एंजाइम को बनाएंगे जिसकी इंफॉर्मेशन हार्मोन के पास थी। नाउ न्यू प्रोटीन्स अल्टर्स सेल्स एक्टिविटी एंड कॉज द रिस्पॉन्स टिपिकल ऑफ दैट हार्मोन। नाउ अब जो न्यू प्रोटीन्स बनेंगे वो सेल की एक्टिविटी को चेंज कर देंगे जो कि हार्मोन का एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। सो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन्स डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस तक जाकर काम करते हैं। वो सिर्फ सरफेस पे सिग्नल नहीं देते, वो जीन लेवल पे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उन हार्मोन्स के बारे में जो सेल के बाहर से ही काम करते हैं, जैसे पेप्टाइड और एमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स, और उनके सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, कमेंट में लिखो क्रिस्टल क्लियर और सब्सक्राइब करो ताकि आपका नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस। Thank you.